हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन पास से शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, आज और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप को ये सेम क्वेश्चंस अगेन रिपीट करने हैं और अपने मॉड्यूल से भी खत्म करने हैं, ठीक है। चलिए, क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 11। आपको ना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है 31 मार्च 2000। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2010 70,000 रुपये का है। परचेस आपको दे रखी है 3,46,000 रुपये की। अगर आप डेट देखोगे तो बेटा ये डेट है आपकी ओपनिंग डेट, और ये आपको दे रखा है पूरे साल भर में परचेस कितनी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द अबव पीरियड, मतलब पूरे साल भर के मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस दे रहे हैं। बात क्लियर हो गई। नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 31 मार्च 10। अब देखो 31 मार्च की क्लोजिंग डेट है, बट बताओ 31 मार्च 10 क्या है? 1 अप्रैल से पहले वाली डेट है। इसका मतलब पता क्या है? लास्ट ईयर। आपको जो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है वो इस डेट का निकालना है। यहाँ पे 31 मार्च 11 नहीं लिखा, 31 मार्च 10 लिखा हुआ है, दिख रहा है? ध्यान से देखो, हाँ ही ना, ये नहीं है। कई बार बच्चे समझ बैठते हैं कि अच्छा डेट में लिखने में गड़बड़ हुई, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सही लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 10 a sum of rupees 6,000 was written off of a particular item which was originally purchased for rupees 20,000, ठीक है। एंड a sale of rupees 16,000 but for the about transaction that GP earned during the year was 25% on the cost if the sale amount of rupees 5,22,000 रुपये। क्लियर नहीं है? मैं आपके पास बुक होगी, बुक में से एक बार पढ़ लीजिए, तो मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर पीएनएल अकाउंट बनाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि पीएनएल वाला कोई भी कंटेंट गिवन नहीं है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और दी ईयर एंडेड 31 मार्च ऑफ 11। आंटी कर लो, बार बार की कर लो, और क्या है। आप 12 बजे कर दो ना फिर। ऐसी गंदी शक्ल को देख रही हूँ मुझे, 12 बार की कर दो फिर। चल यार आकर्ष, साथ में चल यार। पूछ भी लिया, क्या कह रहे हैं? ओहो, अटैक की दिक्कत, गोली मार देंगे। चलो, नसीब अपने अपने। देखो पहले जो तुम्हें डेटा दे रखा है वो बोलो। बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है टेबल, वो देखो डेटा में से। क्या बच्चे? 70,000 मैं टोटल में भर रहा हूँ।
ये 70,000 दे रखा है, ठीक है मेरे बच्चे। आपको शायद परचेज भी दे रखी है, बोलो 3,46,000। आपको शायद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी दे रखे हैं 70,000। आपको शायद सेल्स भी दे रखी है 5,22,000 रुपये। हमें दीदी निकालना क्या है, वो नहीं पता हमें। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, सही कह रहा हूँ। बस अभी बस मुझे नॉर्मल एबनॉर्मल में क्या करना है मेरे बच्चे, बाइफिकेशन करना है। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारा जो ईयर है, जो हमारी क्लोजिंग डेट है वो क्या है, 31 मार्च ऑफ 11। लेकिन सुनो, क्वेश्चन में एक बात बोली गई है, वाई यू आर कैलकुलेटिंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 10। ये 31 मार्च 10 क्या है, अगर मेरा करंट ईयर 31 मार्च 11 है तो 10 प्रीवियस ईयर हो गया। अच्छा, यानी कि अब ये जो मैं बना रहा हूँ ये सिंपल से समझाने के लिए बता रहा हूँ, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बना रहा हूँ तुम्हें मैं, ठीक है। यानी कि जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था दीदी किस ईयर का, 31 मार्च ऑफ 10, यानी कि दीदी मैं ऐसा लिख सकता हूँ PY, प्रीवियस ईयर, है ना। तो जब प्रीवियस ईयर में मैंने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिखाया था तो ये कह रहे हैं कि एक सामान था 20,000 रुपये का, उसमें से तुमने 6,000 रुपये राइट ऑफ कर दिए थे, क्लियर ही नहीं है। तो यहाँ पे कितने का दिखाया तुमने, 14,000 रुपये का माल दिखाया। बेटा बात क्लियर होगी नहीं हो गई। अच्छा मुझे बताओ, इस ईयर का जो ओपनिंग है वो प्रीवियस ईयर में क्या होगा, क्लोजिंग। दीदी मेरी बात क्लियर है ये नहीं है। तो यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग में तुमने कितना निकाला है, 70,000 रुपये निकाल रखा है। बोलो हाँ ये ना भाई, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, यानी जो जो ओपनिंग में डेटा डाला है वो प्रीवियस क्लोजिंग है। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि इस 70 के अंदर ये 14,000 रुपये इंक्लूडेड है, ये वाले। अरे बोलो हाँ ये ना, ये क्या है, एबनॉर्मल है। अच्छा बाकी इतना बचा 56 है ना, ये क्या हो गया, नॉर्मल। आया समझ में नहीं आया, तो ये एबनॉर्मल नॉर्मल थोड़ा और समझा दोगे, बिल्कुल समझा दूंगा। देखो यानी कि कोई कुछ सामान मेरे पास ऐसा था जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 20,000 रुपये, बट NRV कितनी थी, 14,000 रुपये, विच एवर इज लोअर। तो आपने कितने में वैल्यू कर दिया उसे, 14,000 में वैल्यू कर दिया। अब 14,000 में वैल्यू करने के लिए क्या करा, 6,000 रुपये राइट ऑफ कर दिए। भाषा ये कहना चाह रहा है वो, आया समझ में नहीं आया। अब तुमने मेरे शब्दों को कनेक्ट कर लिया होगा कि हाँ ये 6,000 राइट ऑफ वाली बात क्या बोली गई है, क्योंकि जो सामान एक्चुअल में 20 का था वो उसकी NRV 14 थी, तो विच एवरेज लोअर करना है मुझे, 14 पे वैल्यू करना है, तो यानी कि 6,000 रुपये मैंने कम कर दिए। ये तो बोला गया, मेरी बात क्लियर हुई है नहीं हुई, बोले फटाफट से हाँ या ना, बड़े आ गया। ठीक है, यानी कि इस सामान की लागत तो घट गई थी मार्केट में, बट इसकी घटी नहीं थी, ये नॉर्मल है। आया, तो यानी कि यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मेरा नॉर्मल सामान है 56 और एबनॉर्मल सामान है मेरा कितना, 14,000। आया, और लिखा है क्वेश्चन में कि 14 का माल तुमने कितने बेच दिया, 16,000 में। एबनॉर्मल वाला सामान 16 में बिका है। बोलो हाँ ये ना, क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। तो यानी कि 5,22,000 में से 16,000 रुपये एबनॉर्मल वाला सामान बिका है, तो बाकी नॉर्मल सेल कितनी है, 5 लाख। बोलो हाँ ये ना। और मैंने बोला था परचेजेस को तो हमेशा क्या ही मान लेना, नॉर्मल माना, इसमें अब नॉर्मल नहीं है जब तक नहीं बोलेगा। आया, अरे क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग खर्चे कहाँ डालोगे, नॉर्मल में, एबनॉर्मल में डालना ही मत। मेरी बात क्लियर हो गई, अरे बोलो हाँ ये ना। चलो अब बताओ जीपी का रेट देगा, जीपी 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 20% ऑन, 25% ऑन कॉस्ट, 25% कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब मैंने बताया था COGS। COGS क्या और निकलता है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं COGS तो फाइंड कर ही नहीं सकता। मैंने कैसे कहा था, जो 25% ऑन कॉस्ट है उसे कन्वर्ट कर लो सेल के रेफरेंस में। आया समझ में आया। यानी कि यहाँ पे जीपी बोला हुआ, अब मैं लिख के बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं लिखना, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मैं नीचे नोट डाल सकते हो कि जीपी इज, ऐसे बोलोगे, देखो ऐसे बोलोगे, मैं समझा भी दूंगा, तुम नोट डाल देना, जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट, इट मीन्स
इट मीन्स 20% ऑफ से। आपको क्या सर क्या कर दिया? लो जी, 25% का मतलब क्या हुआ? दिस दिस इसका मतलब क्या होती थी? 1/4। और दीदी मैंने कैसे कहा था? 4 रुपए की कॉस्ट, 1 रुपए का प्रॉफिट, है ना दीदी? 4 रुपए की कॉस्ट, 1 रुपए का प्रॉफिट। 4 रुपए लगाऊंगा, 1 रुपए कमाऊंगा। तो कॉस्ट को और प्रॉफिट को जोड़ूंगा तो सेल बनेगी, यानी कि 1/5 ऑफ सेल, यानी कि 5 रुपए की सेल करूंगा तो 1 रुपए कमाऊंगा। अरे बोलो हाँ ये ना। अब क्या करो? 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में, कितना आ जाएगा दीदी? आया? हाँ ये ना, ये बिल्कुल। कौन बोल रहे थे? 20। कौन था ये? बिल्कुल ऐसे बोले, शेर। क्लियर है? आप यहाँ ब्रैकेट डाल के लिख सकते हो सीधा 20% ऑफ, लेकिन खाली नॉर्मल लेना। तो इनकी क्या लोगे? 5,06,000 का 20% निकाल दो दीदी, 1,12,000। ये ठीक है, ये ना। अच्छा ये तो तुम, और ये कितना आ गया? 2,000। कैसे? 16,000 में तो 14 देंगे तो 2,000 आएगा। यहाँ पे तुम्हें 20% नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि एबनॉर्मल सेल पे कुछ भी मिल सकता है। आया? वहां पे ट्रेंड काम नहीं करता, माल जितने बिक गया बिक गया। आया बच्चे? अरे क्लियर है? अब बताओ, जब तुम नॉर्मल को जोड़ोगे और इसको लेस करोगे तो ये नहीं आ जाएगा? निकालो यार क्लोजिंग स्टॉक, ये निकल गया तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर। है 67,200। पता ना कहाँ पहुंच गया। बात क्लियर हो गई? आप इसको जोड़ दो तो ये आ जाएगा, और नहीं तो बेटा ये प्लस करो ये माइनस करो तो भी आएगा। ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया। ये नॉर्मल और एबनॉर्मल का प्रॉफिट है अलग अलग। आया फिर भी नहीं आया? करना आया? चल बढ़िया। क्वेश्चन 5 कंप्लीट। 6 बाद में करेंगे, 7 बाद में करेंगे। आ जाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन्हीं क्वेश्चन को तुम्हें घर जाके दोबारा से रिपीट करना है। पेज नंबर, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो क्या लिखा है। अ फर्म हैज टू प्रोडक्ट ए एंड बी। एक कंपनी के पास, ठीक है, a firm has two product A and B. It analyzes cost for the two product are as follow. ठीक है बेटा, ऐप के अंदर कोई दिक्कत आ रही है क्या? किसी बच्चे ने रिसेंटली यूज करी हुई ऐप? करी थी रिसेंटली, यूज करी या नहीं करी? कब देखी थी? अच्छा सर, चली थी। अच्छा चलो। A firm has two product A and B. It analyzes its cost for the two product are as follow. ठीक है, कंपनी के दो प्रोडक्ट है ए और बी, और उनकी कॉस्ट आपको दे रखी है कुछ इस तरीके से। दो प्रोडक्ट की कॉस्ट दे रखी है, मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। टोटल इतनी अमाउंट हो गई। प्रोडक्शन वॉज 20,000 यूनिट ऑफ ए एंड 30,000 यूनिट ऑफ बी। आपने जो प्रोडक्शन करा है वो 20,000 रुपये करा है ए का, और 30,000 रुपये करा है बी का। द सेलिंग प्राइस was 20%, but the selling price was 20 per unit of A, but the price of B was 10 rupees per. Agent in the both cases received commission 5% on the selling price. The closing stock was 2,000 units and 3,000 units of A and B respectively. What is the value that should be put on the closing stock? कह रहे क्लोजिंग स्टॉक में क्या वैल्यू आनी चाहिए? यहाँ पे यानी कि रूल लगाना है कुल मिला के, कॉस्ट नर विचेवर इज लोअर। तुम्हें सीधी सीधी कॉस्ट गिवन नहीं है, सीधी सीधे प्रॉफिट गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। ठीक है, करें एक बार एक काम करो, अपनी बुक से एक बार क्वेश्चन को फटाफट से टप टप पढ़ लो, पढ़ लो।
नाम है पढ़ लिया। आ जाओ। तो देखो बच्चे, हम क्या करते हैं, दो तीन स्टेटमेंट बनाते हैं। पहले में निकालेंगे कॉस्ट, दूसरे में निकालेंगे एनआरवी, बात करें होगी होगी, और तीसरे में निकालेंगे उसका वैल्यूएशन। क्लियर है? तो पहली स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। या लिख दो पर्टिकुलर, या लिख दो ए, या लिख दो बी। चलो, मटेरियल बताना देख देख के। 1 20 1 40, 1 20 1 40। चलो जी, उसके बाद लेबर है 80 और 1 लाख। उसके बाद है, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना? 70 और ये दोनों का, बस कॉस्ट निकालो। 270, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट्स बताओ, नीचे तरह कितनी यूनिट बनाई इन्होंने? 20 और 30, 20 30। डन, बात क्लियर हो गई? आ गया? ठीक है। तो अब बताओ, कॉस्ट पर यूनिट, अगर आप इसे ए बोलोगे और इसे बी बोलोगे तो कितना आएगा? दीदी निकालना। 270 डिवाइड बाई 20, 13.5। और ये 3 10/30। क्लियर है? चलो, नंबर 2। चलो, अभी लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ
NRV। क्लियर है? AB। आपको नीचे सेलिंग प्राइस दे रखा है 20 और 10, एक का 20 है, एक का 10 है। यूनिट कितनी बनाई? यूनिट्स 20 और, ठीक है ना? तो अगर आप ये सारी यूनिट बेच दो तो सेल कितनी निकलेगी? 4 लाख और 3 लाख। इसमें से माइनस कर दो सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड दे रखे हैं, सेलिंग दे रखे, ये कुछ और दे रखा, एडवर्टीजमेंट। ये जो नहीं 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 नहीं, इसे इसे नहीं कहते। इसमें आपको सेलिंग ओवरहेड में आपको लेना पड़ेगा एक तो ये एडवर्टीजमेंट वाला, बताना कितना है? कितना? 20 30 30 30। ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि ये जो एडमिन खर्चे हैं वो सेलिंग से रिलेटेड ही है। कितना? अगर ये नहीं होते तो नहीं लेते। बताओ कितना होगा? मतलब अगर मैं सेल करूंगा तो मेरे हाथ में 3 पीस आएगा, और ये मैं इधर रियलाइज करूंगा। अरे बोलो हाँ, ये ना? क्लियर है? कि मेरी NRV आ गई। मेरी बात क्लियर हो गई? क्लियर है? अब देखो, कॉस्ट कितनी है? 270। NRV कितनी है? विच एवर इज, चलो, नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम प्रिंसिपल। देखो भैया, AB। बताओ दीदी कॉस्ट कितनी है? और 3 10, 270, 3 10, NRV 3 20 और विच एवर इज, कितने पे? और डन। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब मुझे एक चीज बताओ, इन्होंने क्लोजिंग यूनिट बता रही है, क्लोजिंग यूनिट 2 और 3। यहाँ देखो, बताना प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी है? प्रोडक्शन यूनिट्स 20 और 30 है ना? डिवाइड करो, वैल्यू पर यूनिट। और ये 30 है, 3 लाख नहीं है? हैं? चलो, क्लोजिंग स्टॉक 2000 और 3000, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना, और वो 7.3333 की मल्टीप्लाई करो 3,000 से। 22 आ रहा है? 22 आएगा। इसे जोड़ दोगे तो तुम्हारी वैल्यू आएगी 27 और 22 से तो 49 आ गई। एड, ये हो गया।
ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, आओ क्वेश्चन नंबर 4 बता दूंगा। क्लियर है, बात क्लियर हो गई? यहाँ आ जाओ। मेथड्स एक्स वाई जेड आर इन रिटेल बिजनेस। एक्स वाई जेड रिटेल बिजनेस में फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स फॉर देयर एंडेड 31 मार्च 9। दीदी क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? गुड्स रिसीव फ्रॉम द सप्लायर 15/75/500 सब्जेक्ट टू द ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। ट्रेड डिस्काउंट लगेगा 3% का, सेल्स टैक्स से 11%, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इतने हैं, सेल्स इतनी है, सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इतना है। फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री यूजिंग विच मेथड। ये नीचे से हो गया जब एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्लियर ही नहीं है? क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। पहले मैं करता हूँ फिर कौन सा बताऊंगा तुम्हें। क्वेश्चन 14 पेज नंबर बताना। 145। इसको करने के बाद हैंड टू हैंड क्वेश्चन तुमसे ही कराऊंगा मैं। हाँ, बात क्लियर हो गई? इधर देखो, आप ना टोटल परचेज कॉस्ट निकालो कि आपको माल कितने का पड़ रहा है। तो पहली स्टेटमेंट देखो मैंने क्या बनाई। पहली स्टेटमेंट मैंने ये बनाई, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। बताओ, यहाँ लिखेंगे पता ना परचेज प्राइस कितना दे रखा है इन्होंने? 15/70, यानी जिसके ऊपर अभी आपको क्या मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट। बताओ पहले ट्रेड डिस्काउंट कितना है? बेटा पहले ना इसके ऊपर 3% लगाओ। 15/75/500 का 3%, 4726 लेस कर दो। है 15235। अब इसके अंदर ऐड करो सेल्स टैक्स। अगर ये क्वेश्चन आज के टाइम में बने लगा तो सेल्स के क्या लिखेंगे? जीएसटी बोल देंगे। 11% आया, 11%। इसके ऊपर दोबारा बोलो, ये हो गया। इसे ऐड करो। बेटा एक ही बच्चा बोलो, मुझे सुनाई देगा। 1696 पॉइंट तो मैंने ये लगाया नहीं है। ये बात है, क्या करूँ मैं? अब इसमें पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस। बेटा कितने बताइए उस टाइम, जोड़ के बताना। 17841। क्लियर है? ये हमारी कॉस्ट आ गई मेरे बच्चे। क्लियर है? ठीक है, चलो क्या लिखते हैं? कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल। अच्छा अब मुझे इतना बताओ बस, तुम्हारे पास टोटल माल है तो इतने का ही ना? हाँ या ना? अच्छा एक बात और समझ लेना, मैं यहाँ पे इस सेल्स टैक्स को क्या मान रहा हूँ? नॉन रिफंडेबल। अगर ये रिफंडेबल होता, ये मेरी कॉस्ट का पार्ट
नहीं है, वापस चले जाएगा, फिर मेरी काहे की लागत, समझ गया, इसलिए मैंने ऐड कराया है। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, आप अजम्पशन डालो कर दो कि रिफंडेबल हो नॉन रिफंडेबल, नॉर्मली हम नॉन रिफंडेबल मान रहे हैं, क्लियर ही नहीं है, आया, क्लियर ही नहीं है, चलिए। लेकिन हाँ, आप एक काम और भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आज के टाइम के अकॉर्डिंग बनेगा तो जीएसटी का बनेगा, क्लियर नहीं है, तो नॉर्मली आप ऐसे कह सकते हो कि जीएसटी जो है वो रिफंड हो जाएगी, हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, आई आया। अब ऐसे, हाँ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में जीएसटी बोला जाता तो शायद मैं इग्नोर कर देता, लेकिन मैं मान लेता क्योंकि मैं ऑलरेडी व्यापारी हूँ और मैं मान के चल रहा हूँ कि व्यापारी हूँ, तो मुझे अपना जीएसटी मैं घुमा लूंगा, रिवर्स मार लूंगा, आईटीसी मिल जाएगा मेरे को, आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट, सरकार से रिक्लेम कर लूंगा अपना टैक्स। आया समझ में नहीं आया, मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर है, मैं ये काम कर लूंगा, ऐसा मान सकते हैं। फिलहाल मैं नॉन रिफंडेबल लेके काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है, चले आगे। मेरे पास कुल मिला के इतना माल आया है, सारा तो बिका नहीं होगा, कुछ बिका होगा और कुछ बचा, जो बचा होगा वही तो क्लोजिंग है। लेकिन मैंने हेडिंग क्या डाली है, कैलकुलेशन टोटल, इन्होंने सेल्स ड्यूरिंग द ईयर बोला हुआ है, तुम्हें दे रखा है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, बेटा कितना दे रखा बताना, 22,45,400, 22,45,000। अब देखो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितनी, 2,35,000, है ना, बताने पे 24,80,000। ये मन में तुम्हारे सवाल आएगा कि सर ये सेल वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक समझ नहीं आया, बेटा देखो इतना माल तो मेरा बिक गया, और जो माल बचा हुआ है, क्या है, जो माल बचा हुआ है क्लोजिंग, अगर मैं उसे बेच दूं तो वो इतने का बिकेगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि मेरे पास जितना माल है ये सारा बिक जाता तो इतने का बिकता, बोलो हाँ या नहीं, ऐसा कर क्यों रहे हो, क्योंकि मुझे जीपी का रेट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, बोलो हाँ या नहीं, क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो नंबर थर्ड स्टेटमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, टोटल सेल 24,80,000 माइनस टोटल कॉस्ट, सही बात है दीदी, कितनी, 783,841, करना, जीपी आ जाएगा 696,559, और दीदी इसकी परसेंटेज कैसे निकालोगी, बहुत आसान है सर, इसे मैं मानूंगी ए, इसे मैं मानूंगी बी, अपॉन बी इंटू 100, समझिए ना, जीपी अपॉन सेल 39.04%, सही बात है, इसका मतलब ये है कि मैं जीपी कमा रहा हूं, भाई सेल, कितना, सेल का निकालेंगे ना कि मैं सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा हूँ, क्लियर है, हाँ है ना, अरे बोलो हाँ है ना। अब क्या करा मैंने, चौथी स्टेट बनाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या कॉस्ट ऑफ, इन्होंने हिस्टोरिकल कॉस्ट पूछी ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट बता दो क्लोजिंग स्टॉक की, बताओ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बताओ, 235, अरे बोलो हाँ या, सारे बच्चे बताओ, अगर मैं 235 में से क्या हटा दूं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 28 सेल का ही है ना, 235 का इतने परसेंट निकालो,
65,988, तो तुम्हारी क्या आ जाएगी? बोलो। 16, ये जो तुमने लगाया इसे तुम बोलते हो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर इसका ऐसा नाम क्यों रखा गया? देखो, बिजनेस ट्रेडिशनली बिजनेस ये कहता है कि पहले तुम्हारे पास क्या थी बिजनेस की? कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है तुम्हारे पास, फिर उस कॉस्ट में तुम क्या ऐड करते हो? प्रॉफिट ऐड करते हो। नाउ यू आर फाइंडिंग सेल वैल्यू, ऐसे ही होता है। मतलब जो साइकिल है वो इस तरीके से चलती है ना, कॉस्ट से सेल निकाली जाती है प्रैक्टिकली, ऐसा है या नहीं है? बोलो हाँ है ना, मेरी बात क्लियर है? ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे साइकिल कैसी है? रिवर्स। अगर मैं सेल में से प्रॉफिट हटा दूं तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट। क्लियर ही नहीं है? ऐसा मान लो कि हमारे पास इन्वेंट्री है ना, और हमारे पास बहुत अच्छा डेटा अवेलेबल नहीं है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमने डेटा को मेंटेन नहीं करा हुआ है, लेकिन हमारे पास जो माल पड़ा हुआ है उसके में वैल्यू कॉस्ट जाननी है। तो कैसे जानेंगे? मतलब हम पे पर्चे वर्चे नहीं है या कच्चे में माल खरीदा हुआ है और रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, ऐसे सिचुएशंस पैदा हो जाते हैं कई बार कि हमारे पास एक सही वैल्यू फाइंड नहीं हो पा रही है, तो कैसे करें? तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि भैया जो माल मेरे पास पड़ा हुआ है ये मार्केट में कितने का बिक जाएगा, मतलब सेल पता लग जाएगी कितने का बिक जाएगा, पता लगा सकते हो ना मार्केट के अकॉर्डिंग कितने का बिक जाता है, सेल पता लग जाएगी। सही बात कह रहा हूँ? अच्छा, इस पर कितना परसेंट का मार्जिन आता है ये पता लग जाता है मार्केट के थ्रू। तो अगर सेल में से प्रॉफिट हटा दो, मार्जिन हटा दो, तो कॉस्ट आ जाएगी नहीं आ जाएगी? लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो कॉस्ट आएगी ये वो कॉस्ट नहीं होगी जो तुमने पे करी जेब से। आया? मतलब एक्यूरेसी वैसी वाली आने वाली नहीं, ये ध्यान। क्लियर नहीं है? ये तुमने एक अंदाजा लगा लिया, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करके निकाला है तुमने। आया ना? मतलब जो तुमने पे करा है ये जो नहीं कि वो अमाउंट हो। क्लियर ही नहीं है? आया समझ में नहीं आया? अच्छा, इसका एक दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि मेरे बच्चे कि हम कॉस्ट और एनआरवी के अकॉर्डिंग बात ही नहीं करना चाहते, हम कॉस्ट और एनआरवी के अकॉर्डिंग बात ही नहीं करना चाहते, हम तो सीधा बात कह रहे हैं माल कितने का बिकेगा, मार्जिन हटा कॉस्ट निकल गई, बात खत्म, हमारी ये लागत है, बात खत्म, हमारे स्टॉक का हमारे खाते में ये वैल्यू है, जेब से गया उतना नहीं गया वो बाहर में जाता। क्लियर ही नहीं है? मेरी बात क्लियर होगी ना भाई? कॉस्ट एनआरवी का रूल लगाना ही नहीं चाह रहे हम, मेरी बात क्लियर होगी ना भाई? सीधी बात कर दी हमने, ये सेल में इतने का बिकेगा माल, इतना परसेंट मार्जिन है, ये वैल्यू है। आया? क्लियर ही नहीं है? ऑटोमेटिक कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर का प्रिंसिपल ऑटोमेटिक लग जाता है, इसमें हमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करके अपनी वैल्यू निकाल रहे हो कि भाई मेरी माल की वैल्यू ये है। अब मान लो माल की वैल्यू आ रही है 15,000, लेकिन एक्चुअल में तो मैंने 20 का खरीदा था, विच एवर इज 15 में आ गया ना ऑटोमेटिकली, फिर रूल भी लगाता तो भी 15 ही रिकॉर्ड होता। मैंने क्या करा, उल्टा घुमा के कहानी घुमा दी। आया समझ में नहीं आया? बस यही है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, इस सेल में से प्रॉफिट हटाओ और ये निकालो, उल्टा चलो, सीधा में चले हुए उल्टा चलो। आया समझ में नहीं आया? रिवर्स कैलकुलेशन, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? तो भैया बस इतना था ये। हाँ, ये क्या था फिर बेटा? ये तो वही था जो गिवन नहीं था। क्या? ये सारी भसड़ थी जैसे एक रेट को निकालने के लिए थी, क्योंकि ऑब्वियस बात है प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट का रेट तो चाहिए। अब या तो क्वेश्चन रेट, अगर मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन की परसेंटेज दे देता तो मैं इतनी बकवासबाजी करता? मेरे पास ऑब्वियस बात है क्लोजिंग स्टॉक की सेल तो दे रखी है, परसेंटेज दे रखा है, लेस करूंगा आंसर बाहर। अरे आया? और ये मुझे ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे ही दे देता, कॉस्ट के रेफरेंस में देता या सेल के रेफरेंस में देता, मैं कन्वर्ट कर लूँ।
आया समझ में नहीं आया? मुझे तो सेल के रेफरेंस में चाहिए, कन्वर्ट कर लूंगा। लेकिन इतनी हमने बातें करी सिर्फ इसलिए कि भैया हमें परसेंटेज चाहिए थी, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। बोलिए हाँ या ना? दीदी क्लियर मेरी बात? इसमें बस ट्रिक एक ही है, ट्रिक ये वाली है, क्योंकि बच्चे सिर्फ यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, ये क्यों ऐड कर रहे हो? क्योंकि मैंने बच्चों को एक बात समझाई, बच्चे आपके पास टोटल माल इतना आया है, आपके पास टोटल माल इतना आया है, ये टोटल माल बेच दोगे तो इतने का नहीं बिक रहा, इसमें से कुछ इतना बिका है और जो बचा है वो कितना बचा है वो नहीं पता, इस कॉस्ट में से कितनी कॉस्ट बची है वो नहीं पता, लेकिन जो कॉस्ट बची है वो बिकती तो इतनी की बिकती। मेरी बात भाषा को समझ पा रहे हो भाई? ऑब्वियस बात है, इसमें से कुछ सामान बिक गया, कुछ तो बच रहा है, हाँ ना? तो इसमें से कितनी कॉस्ट बच रही है मुझे वो नहीं पता, वही तो निकालनी है। ये बात क्लियर हो गई? अरे आया नहीं, एक मुझे इतना पता है, सीधी सीधी कैलकुलेशन है, अगर ये सारा माल बेच दूं तो इतने का बिकेगा, बोलो हाँ ना? जो एक्चुअल सेल हो गई और जो बचा वो इतने का बिकता, तो इतने के टोटल कितनी आती? बस मुझे पता लग गया सारा माल की सेल इतनी है, सारे माल की लागत इतनी है, तो सारा माल मुझे इतना जीपी निकाल के देता, जीपी की परसेंटेज बाहर आ जाती मेरी। आया सही में नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में? एक काम और करते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक काम और कर देता हूँ। अगर मान लो ये रिफंडेबल होती, मैंने क्या बोला था बेटा? अगर ये रिफंडेबल होती तो फिर वापस ही आया था, जो हटाना वो तो हटाना। आया ना? तब बेटा मेरी यहाँ पे अमाउंट कितनी आती? 152823, और इसमें जोड़ दो जरा, ये 16, ये आ जाती है ना? और वही कॉस्ट यहाँ पर आती, 16, 15, 735, तो मेरा जीपी बदल जाता, पता नहीं जीपी कितना आता, 864, आए ना? बट ऑफ कोर्स परसेंटेज भी बदल जाती, 34 पॉइंट, ये आया था, और ऑफ कोर्स वैल्यूएशन भी चेंज हो जा। ये तुम्हारा आता 34.86%, दीदी बताना ये जीपी 81, ये बताना बेटा 079 आ गया? ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ सेल्स टैक्स रिफंडेबल,
आप अपने अकॉर्डिंग रिफंडेबल ही लेके चलना, एक तरफ हो जाना, मैं तो दोनों बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। इफ टैक्स नॉट, क्या लिखे जा रहा हूँ मैं, ये बच्चे क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। ये मैं तुम्हें होमवर्क दे सकता हूँ और मेरे अकॉर्डिंग तुम कर भी लोगे, अभी ऐसा जस्ट क्वेश्चन करवाया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एसेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 9। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंशियल चार्जेस, सेल्स दे रखी है। देखो ये ओपनिंग है, ये परचेज है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये जाएगा ट्रेडिंग में, ये जाएंगे तीनों पीएनएल में। आया समझ में नहीं आया? या वो नॉर्मल एबनॉर्मल वाली कहानी है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 8, 31 मार्च 8 लास्ट ईयर का क्लोजिंग, सम ऑफ रुपीज, मतलब इस ईयर का जो ओपनिंग है वो लास्ट ईयर का, sum of rupees 1750 was written off on a particular item which was originally purchased of rupees 5000। बोलो हाँ, ये करा नहीं करा अभी? बस यही के अंदर था, इसमें पीएनएल भी है, उसमें पीएनएल नहीं था, अभी ये करा मैंने। लेकिन कोई बहुत बड़ी बात जाना ना, क्योंकि हमारा जो मेन कंटेंट है ना वो ट्रेडिंग में ही होता है, पीएनएल में कुछ नहीं होता, बस जीपी आ जाता है और ये प्रॉफिट लेस हो जाएंगे, ये खर्चे लेस हो जाएंगे और एनपी आ जाएगा, बस इतना ही काम करना है तुम्हें। ठीक है, बस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, या ऑब्वियस बात है 5000 में से जब 1750 हटाओगे, हटाना जरा 3250, ये 3250 क्या एबनॉर्मल स्टॉक है, और ये एबनॉर्मल स्टॉक इंक्लूडिंग किसमें, इसके अंदर है, तो उतने नॉर्मल एबनॉर्मल में। आया समझ में नहीं आया? क्लियर दीदी? और वो बेच कितने में देती थी? 4500 में। चलो जी, ट्रांजेक्शन को जीपी का रेट कितना है? 20% ऑन सेल, तुम्हें 20% सेल दे रखा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ गए? तुम्हारे घर में ऐसा कोना मिलेगा, माथा दे के मारना, गधेड़ो, सेल्स ही तो चाहिए तुम्हें। सीरियसनेस देख रहे हो मेरी? अभी आरटीसी के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा था, मैंने वही करा काम ये वाला, मैं ओवरहेड पढ़ा रहा था। मैंने क्या बताया था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट के ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर है, ये लेना किसके लेना है? लेने सबके थे, बच्चे ने बोला सर्विस के लेने हैं, तो वही क्वेश्चन घुमा दिया, मेरे सीरियसनेस में मग्न हो गया। हाँ सही है। ये बात है, हमारी टीचर ने एक कहानी सुनाई थी, प्रिंसिपल सर ने, बहेरी आएगा दाना डालेगा फंसना मत, फंस मत जाना, बहेरी आएगा दाना डालेगा फंस मत जाना। ठीक है, वो क्या है कि वो ये बताना चाह रहे थे हमारे टीचर कि तुम किस टाइप की स्टडी कर रहे हो, क्योंकि हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग स्टडी करता है, ये ध्यान रखना। मतलब मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ वो एक अलग मैटर है, बट तुम मेरे पढ़ाए हो को किस तरीके से ले रहे हो वो एक अलग मैटर है। ये बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, और ये बात मैं शायद आज ज़्यादा समझता हूँ एज कंपेरेटिवली जब मैं वो स्टूडेंट लाइफ में था, जब वो कहानी सुना रहे थे बेसिकली। ऐसा कहानी बहुत टुकड़ों में याद है मुझे, तो उन्होंने ये चीज़ समझाई थी कि तुम पढ़ाई जो तुम शिक्षा वर्जित कर रहे हो, क्योंकि हमारा हिंदी मीडियम स्कूल था तो वर्जित और इस टाइप के शब्द बड़े यूज होते थे। ठीक है ना, तुम ठीक है ना, वर्जित तो गलत बोल दिया मैंने, अर्जित कहते हैं, अर्जित अर्जन करना, लेना। ठीक है ना, वर्जित तो मना होता है। ठीक है ना, किस टाइप की शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तुम, ये बहुत मैटर करता है। तुम्हारे टीचर तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम किस टाइप की पढ़ाई कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो कहानी कुछ इस तरीके की थी कि कबूतर थे, एक जंगल में बहुत सारे कबूतर थे, और उनका एक लीडर था, समझ रहे हो? कह रहे हैं एक लीडर था, और वो लीडर क्या होता था, उन कबूतरों को डायरेक्शन देता था कि देखो भाई कबूतर पकड़ने वाला आ गया बहेरिया, और फंसना नहीं है। तो जैसे डायरेक्शन देता था कबूतर वैसा करना शुरू कर देते थे। इस तरीके से क्या होता था कि वो बचे रहते थे, जाल में फंसते नहीं थे, क्योंकि उनका लीडर समझदार था।
समझ गए? पता नहीं, अब मैं कहानी को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर रहा हूँ, सिर्फ मेन सब्जेक्ट ये बताने के लिए, ठीक है? तो अब किसी दिन लीडर को कोई जाना होगा बेसिकली। अब लीडर को लगा कि भाई मैं तो चला जाऊंगा, अगर मान के चलो, ठीक है, ये तो यहीं रहेंगे, और अगर बहेरी आया तो क्या होगा, आप समझे? गुड मॉर्निंग, कौन? मैम दोबारा बोलिए। मैम आप मुझे आधे घंटे बाद कॉल करेंगे? ठीक। हाँ जी। तो अब भैया सुनो, इधर चोट लगी भैया? चोट लग गई है? तो अब उनको लगा कि भैया मैं तो भी जाऊंगा, ये कहीं फंस न जाए, तो अपने जाने से पहले उन्होंने उनको सिखाना शुरू करा, लाइक टीचर की तरह, सिर्फ डायलॉग बाजी। बहरिया आएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। बहरिया आएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। बहरिया आएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। बहरिया, उनको भाई साहब रट दिया। बहरिया आएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना, ठीक है? और वो वही गुनगुनाते रहे। बहरिया आएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। बहरिया आएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। उनको ये चीजें आ गई समझ में, मतलब समझ में कि उन्होंने रट ली ये चीजें। एक दिन बहरिया आया, ठीक है, और सब यही चीख रहे थे, बहरिया आएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। बहरिया को लगा भाई तो ये क्या हो रहा है। ये क्या चल रहा है, इनको तो मतलब ये मेरे जाल में फंसेंगे नहीं। बहरिया आएगा, दाना कुछ भी करे, बहरिया आएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना, ठीक है? बट हुआ क्या, बही ने बोला कि चलो एक बार करता हूँ, ट्राई करके देख लेता हूँ, क्या पता कोई आ जाए, फंस जाए। बहरिया आया, दाना डाला, उन्होंने, कबूतरों ने दाना देखा, और ये बोलते हुए बहरिया आएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना, और दाना खाने चले गए। अब लर्निंग समझना, लर्निंग क्या है, ठीक है? बहरिया आया, दाना डाला, फंस भी गए और बोल भी रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जाल बिछाया, फंस गए, और वो लेके चलता हुआ ना, वो फिर वही चीख रहे हैं, क्या? बहरी आएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना, और वो फंस के जा रहे हैं बहरे के साथ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकल कर आती है यहाँ पर कि हमने लर्निंग तो ले ली, वो लर्निंग नहीं थी, रट्टा था, प्रैक्टिकली तो कुछ करा ही नहीं ना। आप समझे नहीं समझे? अगर उन्हें वही चीज प्रैक्टिकली सिखाई जाती तो वो अलर्ट रहते, वो समझ जाते। वो सिर्फ एक ही चीज को गुनगुनाए जा रहे थे जो उन्हें रटवाया गया, समझ रहे हो? तो यही होता है कुल मिला के, और ये आपकी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी ये मेरे तो हर फील्ड में, कि अगर प्रैक्टिकल अप्रोचेस आपको सही से नहीं पता तो आप गड़बड़ कर दो, ये ध्यान रखना। रटने से सिर्फ आपके मार्क्स आएंगे, आ जाएंगे, वो भी किसी किसी के आ जाते, ये ध्यान रखना। एग्जाम पास हो जाएगा, स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यही कहना चाह रहे, स्किल्स प्लस डिग्री इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, देखो स्किल्ड पर्सन बहुत हैं। अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन तुम्हारे घर में आता होगा कभी कभी, सबके घरों में आ जाता है, है ना, अच्छी स्किल है भाई, अरे तारों को पकड़ के बैठा हुआ है वो, है ना, उसको पता है कि क्या कहाँ पे कैसे तार जोड़ने हैं, क्या करना है, कितने एमएम का तार लगेगा, है ना, वायरिंग कैसे करनी है, सब कुछ उसे पता है, स्किल है ना।
लेकिन मेहनत आना इतना नहीं होगा, आए ना। और वही वो इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक कर लेता तो है तो वही बिजली वाले ही। अंदर नहीं समझा मेरी बात, ये बता मुझे। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंट में एक शब्द की कितनी बड़ी कीमत है, चार्टर्ड। अकाउंटेंट तो सभी है, ये कहना चाहिए। तो यही अंतर है स्किल में और रेक्टाफिकेशन वाली कहानियों में। स्किल मतलब आपको स्किल्स और डिग्री दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो अभी तो आप डिग्री के लिए काम कर रहे हो, लेकिन जो हमारे कोर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी है वो है जो हमें आर्टिकलशिप कराई जाती है। सीएमए 2 साल की है, सीएमए के अंदर 3 साल की है। इतना लंबा टाइम पीरियड किसी भी आर्टिकलशिप के अंदर नहीं है, ये ध्यान रखना। कोई कोर्स नहीं है अभी तक इंडिया में ऐसा। इतनी लंबी आर्टिकलशिप, इतनी लंबी ट्रेनिंग कराई जाती है, करनी है, मैंडेटरी है। बिना उसके एग्जाम नहीं दे सकते तुम। ये बात समझ पा रहे हो? तो ये आपको बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि डिग्री लेने के बाद भी कोई तुम्हें क्या कहे, प्रेशर ना कह दे। तभी तो आपके, जब आपने देखो, आप पास लोग कहते कितने साल में हो जाएगी, कोई 3.25 कोई 3.5, मैं कहता हूँ भैया राउंड फिगर लेके चलो 5, मान लेते क्या बड़ा है। हालांकि लगता है कम समय है, कोई बच्चा अगर पहले पहले टाइम में क्लियर कर लेता है कम समय लगता है, लेकिन एक राउंड फिगर ले लेते 5 साल। 5 साल तप रहे हो तुम, तपो, तपना है। 5 साल तप के जाओगे, पढ़ाई करोगे अलग, नॉलेज लोगे अलग, तभी तो पैकेजेस आपका उस सालों में आपकी स्किल डिग्री भी आएगी और स्किल डेवलपमेंट भी हो जाएगी। और उसी के बेस पे तुम इंटरव्यू क्लियर करोगे और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा लगेगा पैकेज। समझे? अब ये क्वेश्चन सेम वैसे ही एडजस्टेड सेलिंग प्राइस वाला ही क्वेश्चन है। देखो, सेल दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे परचेज की वैल्यू नहीं निकाली, परचेज ऑलरेडी दे रही, मतलब कॉस्ट दे रखी है ऑलरेडी, कितनी है, 2 लाख। ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, पहले भी नहीं था, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अरे बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक का, मतलब ये सेल्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मेरे पास जितना माल था वो कितने का बिकेगा, 2.5 लाख का। और माल था कितना मेरे पास टोटल, टोटल माल कितना था, 2 लाख का। सर अगर ओपनिंग भी होता तो उसे भी जोड़ देता मैं। ओपनिंग नहीं है ना इसमें, तो ओपनिंग को मत जोड़ना, अगर होता तो जोड़ देते हम। टोटल माल इतना है तो 2.5 लाख का माल कितने बिकेगा, 2.5 लाख में। परसेंटेज निकल जाएगी, क्लियर ही नहीं है? तुमको मैं 3 मिनट दे रहा हूँ, करो फटाफट से। बहुत छोटी छोटी स्टेट बनेगी सेम ऐसी। लो तुम्हारे सामने सॉल्यूशन भी ओपन कर देता हूँ, लो, इससे तुम कर भी लोगे।
ठीक है, आखिरी टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और लाला जी ये समझ लो, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है 99% यही है, 99% यही कॉन्सेप्ट आता है आपके एग्जाम में। आप देखिए, समझ लो, और बच्चे छोड़ के जाते हैं, समझ लो, छोड़ के नहीं जाना, आएगा। क्या लिखेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक टेकिंग। चलिए चालू करें। देखो जी, स्टॉक टेकिंग, मैंने आपको खैर ये शब्द पहले भी यूज कर रहा था, स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग कुछ नहीं है, स्टॉक ऑडिट ही होता है वो, स्टॉक ऑडिट, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? गोदाम में जाओ, इन्वेंट्री को एक एक करके काउंट, और जो इन्वेंट्री निकल के आएगी वही तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। आया समझ में नहीं आया? बट ये क्या है मुझे बताओ। जब तुम ट्रेडिंग एंड पीरियड अकाउंट बनाते हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब तुम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो, तो क्लोजिंग स्टॉक किस डेट का दिखाते हो? 31। सही बात है ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो ईयर एंडिंग डेट होती है 31 मार्च होती है, तो तुम दिखाते हो कि भाई 31 मार्च को ये स्टॉक है मेरे पास, ये इन्वेंट्री थी 31 मार्च को मेरे पास। ये तो बताते हो ना आप कि 31 मार्च को मेरे पास ये इन्वेंट्री थी। ये बात कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा मैं यहाँ पे? क्लियर ही नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या ट्रेडिंग पैनल 31 मार्च को ही बन के तैयार हो जाता है? प्रैक्टिकली आपको बताओ, बड़ी बड़ी कंपनी के तो अभी ट्रेडिंग पैनल बन रहे होंगे, चल रहे होंगे इस वक्त, पिछले साल के बने नहीं होंगे। हाँ ये ना, तो कहने का मतलब क्या है कि 31 मार्च का ना 31 मार्च नहीं होता, इसलिए नहीं है। जो स्टॉक ऑडिट होता है ना, इन्वेंट्री के लिए स्टॉक ऑडिट या स्टॉक टेकिंग्स जो होती हैं, वो 31 मार्च की कई बार होती नहीं है। मतलब कि 31 मार्च को ही वो इन्वेंट्री काउंट करके दे देगा हमें, नहीं कि हाँ जो सीए साहब हैं वो अपने 4 आर्टिकल भेजेंगे और कहेंगे बेटा देख 31 मार्च की इन्वेंट्री निकाल कर आ जा। तो लड़का आएगा सुबह 10 बजे, कन्हैया जैसे बच्चे आएंगे सुबह 10 बजे, है ना, और 8 बजे तक इन्वेंट्री निकाल के दे देंगे, ऐसा हो जाएगा? बिल्टी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा माल होता है, वेराइटीज ऑफ गुड्स होते हैं, छोटे बड़े छोटे बड़े। हाँ ये ना, एक बार को बड़े बड़े ही हो तो फिर भी काउंटिंग जल्दी हो जाती है, छोटे छोटे होते हैं। हाँ ये ना, समझना पड़ता है चीज़ों को, क्लियर ही नहीं है, बार कोड वगैरह मैच करने पड़ते हैं, क्लियर ही नहीं है।
ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, लेंथी प्रोसेस है। तो यहीं से ही सिर्फ इसी एक सवाल से, इसी एक परेशानी से कॉन्सेप्ट पैदा होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक टेकिंग। क्लियर ही नहीं है? आज अब इस कहानी को शुरुआत करते हैं। देखो, सपोज मान लो कि हमारा ये ईयर है, मैं रेंडमली कोई भी ईयर ले लेता हूँ, 31 मार्च ऑफ 24 से ये 31 मार्च ऑफ 25 है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आपको पता है कि मुझे यहाँ का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है इस डेट का। आपको पता है कि मुझे इसी डेट का क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाना होता है। सही कह रहा हूँ दीदी? सही कह रहा हूँ? बोलो आएंगे। मैंने सीए साहब को बोला, सीए साहब यहाँ का स्टॉक निकाल के दे दो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्या बोला, कैसे निकलता है क्लोजिंग स्टॉक? फिजिकली काउंटिंग करके। आए ना? तो सीए साहब को मैंने जब बोला, तो सीए साहब मान के चलो, मैंने सीए साहब को बोला 15 मार्च को बोल दिया था कि सीए साहब काम करवाओ जरा मेरा 15 मार्च को। सीए साहब ने 16 मार्च को लोंडे भेज दिए। लोंडे कौन होते हैं? आर्टिकल्स, तुम जैसे। नहीं है? तो लोंडे आ गए सूट बूट पहन के, 2-2 हज़ार वाले ठीक है, स्टॉक टेकिंग करने के लिए 15 मार्च को। क्लियर ही नहीं है? अब हुआ क्या, ठीक है ना, जवान लोंडे थे, बहुत स्पीड से काम कर रहे थे। क्लियर है? देख, दांत काट रहे बिना बात की गधा। मान लो लड़कों ने वो काम 20 मार्च को खत्म कर दिया, टापम टाप। बस ठीक है, लड़कों ने क्या करा, 20 मार्च को काम खत्म कर दिया। बोलो आइए ना? तो इनके लड़कों ने बोला, लो जी, लो इन्वेंट्री अपनी यहाँ की। लड़कों ने यहाँ की इन्वेंट्री निकाल के दे दी हमें, जो भी होगी। आए ना? अब मालिक का अकाउंटेंट क्या कहेगा, अबे यहाँ की ना चाहिए, यहाँ की चाहिए। तब आर्टिकल क्या कहते हैं, तेरे फूफा का लौंडा थोड़ी ना हूँ जो 31 मार्च तक तेरे यहाँ बैठा रहूंगा। 15 मार्च को है, 20 मार्च को काम खत्म, इन्वेंट्री काउंट कर दी हमने। आया था? में नहीं आया? अब तू देखता रहे, 10 दिन और चक्कर लगाता रहता यहाँ पर, काम खत्म हमारा। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब क्या हुआ, माल तो चाहिए आगे का, निकल गया पीछे का। गंदी से गले। तो भैया अब ऐसा है, यहाँ पर अप्लाई होता है हमारा फॉरवर्ड मेथड। कौन सा मेथड? अब फॉरवर्ड मेथड में क्या होता है मेरे बेटा, क्योंकि हमारे पास माल यहाँ पे इस वाले गलत बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर इसके इसके कोर्स में नहीं है ना ये। देखो, अब इस वाली डेट का माल है और हमें इस वाली डेट का निकालना है। ठीक है, तब क्या कर सकते हैं भैया, सीधी सीधी बात है, इस 10 दिनों में अगर माल आया तो क्या कर दूंगा, और माल गया तो क्या कर दूंगा। एग्जाम्पल, अगर परचेज हुई
तो प्लस करूंगा, सेल हुई तो माइनस करूंगा, सेल रिटर्न हुई तो प्लस करूंगा, परचेज रिटर्न हुई तो कॉमन सेंस। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, मैं क्या करूँगा कुल मिलाकर ये वाली डेट का मेरे पे स्टॉक है, और कुछ क्या करूँगा लाला जी बोलो, कुछ एडजस्टमेंट, और मेरा माल इस वाली डेट का निकल के रेडी हो जाएगा और मैं अपने ट्रेडिंग में दिखा दूँ। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड मेथड। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड मेथड। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है। सर उल्टा क्या? मतलब अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये डायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब है प्लस होने वाली चीज प्लस होगी, माइनस होने वाली चीज माइनस होगी। माल आ रहा है तो प्लस होगा, माल जा रहा है तो माइनस होगा। कॉमन सेंस वाली बात लगा दी। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि स्टॉक ऑडिट या स्टॉक टेकिंग लेट हो जाती है मालिक के थ्रू, आए ना, ये सी के थ्रू मान लो, है ना, आर्टिकल छुट्टी पे थे, अब आर्टिकल आए बाहर की, चलो 31 मार्च को ही आए ना, ठीक है, अब वो आए 31 मार्च को, और 31 मार्च की इन्वेंट्री 31 मार्च को निकलेगी नहीं, उस समय ले लेंगे, बोलो आए ना। तो जब वो इन्वेंट्री काउंट करेंगे तो हो सकता है कि वो यहाँ मान की ऐसा मान लो जैसे कि उन्होंने इन्वेंट्री 15 अप्रैल की फाइंड कर दी। क्या फाइंड कर दी? मतलब आज की डेट की, बोलो आए ना, और हमें चाहिए पीछे वाली डेट की इन्वेंट्री। बोलो मेरी बात क्लियर है या नहीं है? बेटा क्लियर है मेरी बात? तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लगेगा तुम्हारा, बोलो क्या दीदी? देखो कई बार दीदी क्या होता है कि मान के चलो बंदा इस डेट पर आया, माल तो फ्री भी आ ही रहा है, माल तो फ्री भी जा ही रहा है, बोलो हाँ ये ना, तो खाली इस दिन की काउंटिंग नहीं चल रही, वो तो यहाँ तक के सारे काउंट करता जा रहा है, तो वो हमें इस डेट की इन्वेंट्री निकाल के दे देगा। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ये दीदी ऐसा भी होता है कि बंदा आया ही क्या, मान के चलो 10 अप्रैल को बंदा आके बैठा, और उसे 10 अप्रैल से 5 दिन लगा, 15 अप्रैल को इन्वेंट्री काउंट करके दे दी, बोलो हाँ ये ना। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आर्टिकल हमें इस वाली डेट की इन्वेंट्री निकाल के दे देगा, बट मुझे इस वाली डेट की इन्वेंट्री चाहिए नहीं, मुझे तो 31 मार्च की चाहिए, मतलब पीछे की डेट की चाहिए इन्वेंट्री, बोलो हाँ ये ना। तो मेरे बच्चे यहाँ पर हमारा कौन सा मेथड लगेगा, बोलो बैकवर्ड मेथड। दीदी कौन सा मेथड है? बैकवर्ड मेथड। इसे मैं रिवर्स मेथड कहता हूँ। क्या कहते हैं? रिवर्स मेथड। उल्टा करना है मुझे। दीदी उल्टा कैसे मतलब? जो चीज प्लस हुई होगी, जब माल आया होगा तो मैंने प्लस करा होगा, जब माल गया होगा तो मैंने क्या करा होगा, तो मैं क्या करूँगा, माइनस वाली चीज को क्या कर दूंगा और प्लस वाली चीज को क्या कर दूंगा, उल्टा करूंगा। समझ गए क्यों? जैसे मान लो परचेज हुई, तो परचेज तो इस डेट के बीच की है, बोलो हाँ ये ना, माल प्लस हो गया होगा, प्लस हो गया तो यहाँ की इन्वेंट्री में ऐड हो गया होगा, अरे बोलो हाँ ये ना, ठीक है, मुझे तो इस डेट की इन्वेंट्री चाहिए, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन इन डेट के बीच में हुई है, मेरी बात समझ रहे हो? देखो और तरीके से समझाने के लिए या ड्राइंग को अच्छे से बनाने के लिए, देखो जो ट्रांजेक्शन इन डेट्स के बीच में हुई है, अगर माल आया है तो मैंने प्लस करा है, और माल गया है तो मैंने माइनस करा है, बोलो हाँ ये ना, क्लियर है? तो प्लस माल आया तो प्लस, देखो इस वाली डेट की इन्वेंट्री में माल आया तो प्लस, माल गया तो माइनस, तो ये वाली इन्वेंट्री आ गई, ऐसा मानो सीधी सीधा। अगर मैं माइनस को क्या कर दूं प्लस, और प्लस को क्या कर दूं माइनस, रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, यहाँ पहुंच जाऊंगा नहीं पहुंच जाऊंगा? अरे दीदी बोलो आगे ना, यहाँ की इन्वेंट्री में प्लस और माइनस करके यहाँ पहुंचूंगा, तो उल्टा करके वहां पहुंच जाऊंगा ना, अरे बोलो हाँ ये ना, तो ये मेरी वाली इन्वेंट्री है, आया रिवर्स, अरे बोलो डन। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे क्या आ रहा है, मुझे फॉरवर्ड मेथड लगाना है आगे का, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो माल आया तो प्लस, माल जा रहा है तो माइनस, यहाँ पहुंचूंगा, आया सही में नहीं आया? एक में तो उल्टा चल रहे हैं और एक में सीधा चल रहे हैं, सीधा चलने को बोला मैंने डायरेक्ट, उल्टे चलने को बोला मैंने रिवर्स। कोई दिक्कत है इस बात में? तो तुम्हें दो वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो बैकवर्ड का या फॉरवर्ड का। सर मुझे कैसे पता चलेगा? बुद्धि ही तो लगानी है तुम्हें, मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हें 31 मार्च का इन्वेंट्री चाहिए होगी,
तुम इन्वेंट्री दे रखी होगी इस वाली डेट की, समझ जाओगे पढ़ के तुम। जब तुम्हें आगे की डेट की इन्वेंट्री दे रखी है तो कौन सा मेथड लगेगा, और पीछे की डेट की इन्वेंट्री दे रखी है तो क्या लगेगा, फॉरवर्ड। ये तो कॉमन सेंस लगाना है अपना। आया सही में नहीं आया, अरे क्लियर ही नहीं है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहां पर भी कुछ एडजस्टमेंट्स, अरे बोलो हाँ है ना, और एडजस्टमेंट्स करके अपने आंसर को बाहर कर रहे हो। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, आता। और फाउंडेशन में बच्चे इसी कॉन्सेप्ट में अंदर वीक रहते हैं, छोड़ देते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। और गिने चुने क्वेश्चन ही बता दे रहा हूँ मैं आपको, गिने चुने कोई 20-25 क्वेश्चन कर ले, बात करें उन्हीं में घूमता रहेगा कहानी, उन्हीं में से कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे। आया, और कई क्वेश्चन तो मैंने तो बहुत क्वेश्चन डाले हुए इसके, बात क्लियर हो गई, कर ले क्वेश्चन, कर लो। अब क्वेश्चन में 6 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दीदी पेज नंबर बताना, 141। चलिए, क्या लिखा है, रवि मेक्स अप ऑफ हिज फाइनल अकाउंट ऑन 30 दिसंबर ईच ईयर। रवि अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं 31 दिसंबर हर साल। ही वॉज अनेबल टू मेक स्टॉक ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री टिल 9th ऑफ जनवरी। यार वो फिजिकल इन्वेंट्री नहीं कर पाया 9 जनवरी को, ऑन विच द फिजिकल स्टॉक वॉज दिस रुपीज। मतलब एक देखिए, मान के चलो आपको 9 जनवरी का स्टॉक दे रखा है, आपको माल चाहिए 31 दिसंबर का, क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर है, तो कौन सा मेथड आएगा, बैकवर्ड। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे भी बैकवर्ड के तुम्हें, फॉरवर्ड का क्वेश्चन आसान होता है, समझ गए। ट्रिकी कहाँ आएगी, रिवर्सल में आएगी, बुद्धि वहीं सड़ जाती है बच्चों की, बेकार हो जाते हैं वहाँ पे, यार क्या करना है, समझ गए। तो भैया बैकवर्ड मेथड लगाना है तुम्हें, कुल मिला के बात क्लियर हो गई। क्योंकि 31 दिसंबर का स्टॉक चाहिए, दे रखा है आपको 9 जनवरी का, तो उल्टा आना है यहाँ पर, प्लस को माइनस करना है, माइनस को आए ना। यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एट 31 दिसंबर 10 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ 1 जनवरी से 9 जनवरी। यार 1 से लेकर 9 जनवरी के बीच में जो ट्रांजेक्शन, जो ड्रामे हुए हैं, वो ड्रामे तुम्हें दे रखे हैं। आया समझ में नहीं आया। सबसे पहला ड्रामा, सबसे नीचे आ जाओ यहाँ पर, सबसे एक चीज ध्यान रखना, ये क्या दे रखा है, गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, है ना। अच्छा, सेल का कितना होगा, 1/6, है ना, क्लियर है। ये 1/5 हो गया ना सेल, 1/5 कॉस्ट का हो गया, 1/6 हो जाएगा। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है। ये पता होना चाहिए तुम्हें, पहले सबसे पहले जीपी रेट देखा करो हमेशा, चाहिए तुम्हें जीपी रेट, कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर, ईयर बताना, ईयर 10 था, 11 था, 10 है, ठीक है दीदी। यहाँ पे लिखेंगे दीदी क्या, पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट। साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 9th जनवरी 11, कितना दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हें, क्लियर है। अब तुम्हें क्या करना है, उल्टा करना है, प्लस से माइनस, माइनस का प्लस।
अब तुम्हें बस यही सोचना है कि ये प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा, उल्टा कर देना बस। क्लियर है? आ जाओ। पहला क्या लिखा है, नंबर 1, एक मिनट रुक जाओ बस। नंबर 1, परचेज ऑफ गुड्स अमाउंटिंग रुपीज 25,600 ऑफ विच वर्थ रुपीज 47 हैड बीन रिसीव ऑन 28th ऑफ 20 December 10 and good worth rupees 5,900 had been received on 12th of January 2011। बात कर लोगे नहीं हुई? आपने टोटल माल परचेज करा 25,600 का, जिसमें 4700 का माल तो पहले ही आ गया था और 59 का माल बाद में आया था। देखो बकैती थी। अब जब तुम्हें समझ में ना आए ना, तो जो मैं कर रहा हूँ तुम वो करना शुरू कर देना। देखो ये रफली तुम्हें माल चाहिए 31 दिसंबर 10 का, तुम्हारे पास माल है 9 जनवरी 11 का। कितना माल है दीदी? डन है? ये 1 जनवरी 11 है। यहाँ पर आपने टोटल परचेस कितना करा है? देखो देख के बताओ ना। 25,600, 25,600 में 4300 का माल कब आ गया? 28/12 में आ गया। तो यानी कि कुछ माल तो से पहले आ गया ना। कितने रुपए का माल आ गया? अच्छा, और कुछ माल कितने रुपए का? वो कब आया? 12 जनवरी, इसके बाद आया। कितने रुपए? 50। तो मेरे बेटा इस डेट के बीच में कितना आया, यानी कि समझ गया ना आप? भाई 25,600 में से 4300 का माल पहले आ गया, 15 का माल बाद में आया, इसके बीच में कितना आया? 15,000 का माल। और जब माल आएगा तो मैंने क्या करा होगा? अब क्या करूं? आ गया, आ गया, तो लिखेंगे लेस परचेजेस मेड बिटवीन 1 जनवरी टू 9 जनवरी, ब्रैकेट लगाना, 25,600 लिखना, 4900 है 47 है? 47 है 59? 47 माइनस करना, 59 माइनस करना और 15 है दिखा देना। आ गया, आ गया, आगे चलो। यहाँ आ जाओ, क्या लिखा है? सेल्स। आपने सेल करी है 38,400 की, ऑफ विच गुड्स हैविंग सेल्स वैल्यू 2600 हैड नॉट बीन डिलीवर एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन एंड गुड 6,000 हैड बीन डिलीवर्ड ऑन 28th ऑफ दिसंबर। देखो आपकी टोटल सेल कितनी है? 38,400 की। देख के बताना। 38 ऐसे ही दीदी क्या लिखा है? कह रहे कुछ सामान कितने रुपए का? 2600। कह रहे वेरिफिकेशन तक 2600 तक माल सेल ही नहीं करा था। वेरिफिकेशन का मतलब है ये डेट तक, मतलब ये माल अभी तक हमारे पास गया ही नहीं है ना? तो इनके अगर जाएगा तो इस डेट के बाद जाएगा। अरे बोलो आएंगे ना? और कुछ माल कितने 6,000 का, वो कह रहा है 28 दिसंबर को ही चला गया था। तो बीच में कितना गया? 29,800। ये मैंने क्या कर रहा होगा? अब क्या कर दूंगा? प्लस सेल्स मेड बिटवीन 1 जनवरी से, क्या लिखूं? बोलो। 38,400 माइनस 6,000 कितना आया? क्लियर है? क्लियर है? यहीं भी गड़बड़ है। ये सेल है,
और सेल के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। स्टॉक सेल पे नहीं आता, कॉस्ट पे आता है। स्टॉक तो कॉस्ट पे आता है ना। तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना है। तो देखो इसमें से इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5/6 से, मेरी बात बन जाएगी। और तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होगा ये क्या करा तुमने। तुम्हें ये तो क्लियर, तुम्हें मेरी बात तो क्लियर होगी ना कि सेल वैल्यू है, कॉस्ट निकालनी है मेरे को, ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना। तुम्हें ये भी क्लियर हुआ होगा, तुम्हें ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, है ना। 5/6 डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, आओ डाइजेस्ट करो। ठीक है, इधर देखो, मैं आपको ये बेटा कितना है बताना, 29,800। अगर मैं आपको ये कहता कि बेटा 29,800 में से लेस कर दो 29,800 का प्रॉफिट 1/6, डाइजेस्ट होगी मेरी बात, कॉस्ट आ जाएगी। सब बोल रहे हैं ना, सब बोल रहे हैं कि हाँ भैया सेल में सब प्रॉफिट लेस करवा रहे हो, तो कॉस्ट आ जाएगी। कितना आ रहा है बताना जरा। पॉइंट मारा, कोई बात नहीं, 24833 ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब एक काम करो जरा, ये देखना ये भी आ रहा है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो तो ठीक कर रहा हूँ। ऐसे तेरे को दोनों पता है, अच्छा समझदार ज्यादा। और मैं समझा देता हूँ, तुम इसे रीड कैसे करते हो भाई, रीड कर दिया बस। 6 रुपए की सेल, 1 रुपए का, इनके साथ मत रह रहे। अगर सही बता रहे हो, ये बेटा ऐसे ही है, इनके साथ मत रह बेटा, नंदना वाले सियाने के। तो लगता नहीं है लेकिन, चलो बस, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो ये आपने रिलेशनशिप किसकी निकाली, रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड सेल। कॉस्ट कितनी है 5, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 5 रुपए की कॉस्ट, 6 रुपए की सेल में से, 6 रुपए की सेल में कॉस्ट कितनी है। मेरे पे 3 वेरिएबल है यहाँ, प्रॉफिट है, सेल है, कॉस्ट है। मुझे बोला जाए किसी भी दो की रिलेशनशिप निकालो, हाँ है ना, नहीं तो मैं निकाल सकता हूँ प्रॉफिट सेल की, सेल कॉस्ट की, प्रॉफिट है ना, समझ रहे हो, कुछ भी घुमा घुमा के निकाल लो। और अगर रटना है तो देखो, याद रखो, जो चीज गिवन है उसे नीचे रखो, और जो चीज फाइंड करनी है उसे, तुम्हें फाइंड क्या करनी है, कॉस्ट। गिवन क्या है तुम पे, सेल, तो सेल मैंने नीचे रखी 6, और 5 को मैंने ऊपर रख दिया। आया सही में नहीं आया, ये इतना कैड़ा नहीं है, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ डायरेक्ट विद लेस एफर्ट्स। आया, और अब मेरी बात डाइजेस्ट हो गई होगी। अब तुम्हारे मन में फिर एक, ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्या, नहीं, ये भी ठीक है, तुम्हारा जैसा मन करे आप वैसा करो। मेरा काम है ये सिखाना कि आपको जब इंटर में टीचर सिखाए तो तुम्हें पता होना चाहिए। डन है। सेल रिटर्न कितना है, 1800। अच्छा सेल रिटर्न में क्या होगा, माल आया होगा, प्लस तो आप क्या कर देना, माइनस। कितना है का 5/6। सेल रिटर्न ही चाहिए, सेल ही हो गई अभी। बोलो कितना हो गया, 1500। उसके बाद क्या है, परचेज रिटर्न नहीं, तो सम टोटल 12,000। वन ऑफ द स्टॉक शीट हैड बीन कैरी टू द समरी ऑफ स्टॉक शीट एट ₹21,000। कह रहे सामान था 12,000 का, आपने कैरी कर दिया 21,000 में, वैल्यूएशन ज्यादा कर दिया, ओवर वैल्यूएशन 9,000, क्या कर दूं भाई, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 21 माइनस
डन है। उसके बाद क्या लिखा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 4,000 रिसीव्ड प्रायर 31 दिसंबर 10 इनवॉइस हैड नॉट बीन टिल द डेट ऑफ वेरिफिकेशन। कह रहे हैं कि आपके पास इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स 4,000 रिसीव प्रायर टू 31 दिसंबर। कह रहे हैं कि आपके पास माल आ गया था 31 दिसंबर 10 को, बोलो हाँ ये ना, ठीक है, बट उसकी जो इनवॉइस है वो अभी तक आपको मिली, इनवॉइस हैड नॉट बीन टिल द डेट ऑफ वेरिफिकेशन, इनवॉइस नहीं मिली है। एक काम करना पहले, नहीं मेरे को तो नहीं होगा, एक बार इसे करो जरा, पहले इसे करना, कितना आ रहा आंसर हमारा, जल्दी और फटाफट दे, फटाफट, एक मिनट जल्दी 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 जल्दी। भाई बिल्कुल बकवास बोली तूने जो बोली है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ बेटा, कैसे दीदी दीदी सुनो, पता नहीं कहाँ 1 लाख 2 लाख तक पहुंच गए। इसको देखना, अभी तुमने इसको देखा नहीं, मैंने देखा था इसे, क्योंकि तुम पीछे मुड़ के देखोगे नहीं, बगल में देख नहीं पा रहे। इसने बिल्कुल ऐसे बोला, ये यार कपड़े और फाड़ लियो, अभी यही यार साबन बहुत फाड़ थोड़ा। क्या हो गया? देखो अब इसका लॉजिक तुम्हें देता हूँ, बस समझना, ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, आगे इन्हीं ट्रांजेक्शन पे आप अटकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने पहले रीवेरीफाई कर लिया अपने आप को भी। देखो इन रेस्पेक्ट ऑफ 4,000 रिसीव प्रायर, सामान तो तुम्हारे पास आ गया था, सामान तो तुम्हारे पास आ गया था 31 दिसंबर 2000, अच्छा 31 दिसंबर 2010 को, मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई, बट इनवॉइसेस हैड नॉट बीन टिल द डेट ऑफ वेरिफिकेशन, लेकिन इनवॉइसेस वेरिफिकेशन की डेट तक नहीं आई थी। यार मैं भी कुछ कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो, लॉजिक 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 लॉजिक, ठीक है। देखो आपके पास ये माल आ गया था 31 दिसंबर 2010 को, पहले आ गया था माली वाला, और ये माल आपने क्या करा था, ऑलरेडी काउंट कर लिया होगा, दिसंबर से पहले का माल है, काउंट होना भी चाहिए था, तो इसे माइनस कर दें, समझ गए? क्या लिखेंगे यहाँ पर, वैल्यू ऑफ 31 दिसंबर 10। बात क्लियर हो गई, आ गया, चलिए समझ में आया, हाँ ठीक है, क्योंकि देखो इधर समझा, जो माल हमें तो यहाँ की इन्वेंट्री चाहिए ना, जो माल यहाँ पे ऐड हो गया आ गया, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ तक तो ऐड हो गया होगा ना, तो वो लेस करने की जरूरत है, वो इस बीच का माल ही नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गई? अरे क्लियर है, ठीक, मैं समझ गया। देखो सही हमारा आंसर, इन्होंने पूछा है ये वाला रिफर टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, फिजिकल स्टॉक 31 दिसंबर को कितना पड़ा हुआ था तुम्हारे पास, 31 दिसंबर को कितना था, 74533 का था। इन्होंने पूछा आपसे क्या है,
ये वाला पूछा है, फिजिकल स्टॉक एट कॉस्ट। ध्यान से समझना, मैं एक सवाल और पूछूंगा, मैं क्लियर हो गया मेरे को। इन्होंने आपसे पूछा फिजिकल स्टॉक किस डेट का पूछा है, 31 दिसंबर 2010 का। तो मतलब 31 दिसंबर को फिजिकली माल कितना पड़ा होता है मेरे गोदाम में, 74533। इससे मैंने क्या करा, उसे माइनस, लास्ट वाले को मैंने माइनस नहीं किया। लेकिन एक बार ना एक काम और करते हैं, यहाँ पे समझना जरा। ओहो, ये देखो, इन्होंने एक बात बोली है कि इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड टिल द डेट ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन की डेट तक भी ना इनवॉइस नहीं आई थी, बिल नहीं आया था। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि परचेज की एंट्री कब चढ़ती है, जब बिल आता है। माल तो आ गया, बिल नहीं आया, बात समझे। तो तुम कॉमन सेंस लगाओ, अब अपने मन में सारे बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, बना लिए ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। क्या ये 4,000 रुपये परचेज में गए हैं, नहीं। और तुम क्लोजिंग में दिखा रहे हो तो जो माल आया नहीं वो बच रहा है। क्या कुछ अजीब सा नहीं लगा तुम्हें, जो माल परचेज ही नहीं हुआ वो बच कैसे सकता है, सही बात ही नहीं है। लेकिन हो तो यही रहा है, परचेज में क्यों नहीं आया, क्योंकि बिल नहीं आया था। बिल ही नहीं है, बिल की बेस पे एंट्री लगती, जिस महीने की बिलिंग आती उसी महीने में एंट्री लगेगी, उसी डेट पे एंट्री लगती है, यही होता है ना बिलिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरीके से परचेज तो है और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे मतलब परचेज नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता आपसे कि भाई आप हमें क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दो एज ऑन 31 मार्च, 31 दिसंबर, फॉर ट्रेडिंग, फॉर फाइनल अकाउंट पर्पस। मतलब फाइनल अकाउंट में तुम कितना दिखाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट में तब आप तब 4,000 लेस कर दोगे एडजस्ट करके। आप कहोगे गोदाम में तो है, बट क्योंकि ये अभी इस साल की परचेज नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक परचेज का बिल ही नहीं आया। अब परचेज का बिल आएगा तो 9 जनवरी के बाद आएगा, हम ये मानेंगे। हम ये मान के बैक डेट का बिल नहीं मिलने वाला हमें, बुद्धि लगाना बहुत सिंपल सिंपल। हालांकि ऐसा होता है कि बैक डेट के बिल मिल जाते हैं अगर सामने वाले बंदे ने फाइलिंग नहीं करी होती है तो। मेरी बात समझ गए आप समझ गए। अगर एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ, अगर कंपनी अपनी जीएसटी रिटर्न भेज देती है तो वो बैक डेट का बिल कभी भी नहीं देती है, क्योंकि जीएसटी चली गई है, या फिर उसे फिर रिवाइज करना पड़ेगा। नॉर्मल कंपनी ऐसा करती नहीं, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। हम बहुत सिंपल लेवल की बात करेंगे, भाई 9 जनवरी के बाद का बिल आएगा, और अगर 9 जनवरी के बाद का बिल आएगा तो वो 9 जनवरी के बाद की सेल परचेज मानी जाएगी, अगले साल की परचेज मानी जाएगी। तो वो स्टॉक 31 दिसंबर को तो है, बट उस ईयर का स्टॉक नहीं माना जाएगा क्योंकि बिल नहीं था, आया भी नहीं आया। तो दो सवाल बने हमारे, एक बना फिजिकल स्टॉक, फिजिकली कितना पड़ा है गोदाम में, वो तो यही है, क्योंकि 31 दिसंबर तक 4,000 का माल तो आ चुका था दीदी, बोलो हाँ ये ना, ऐड हो गया नहीं हो गया, मेरी बात ये वाली बात, मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, ठीक है। और एक सवाल हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना दिखाओगे, मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, हाँ ये ना, ये मतलब ट्रेडिंग अकाउंट या फाइनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्लियर ही नहीं है। तो ये आएगा ना, मैं लिख भी देता हूँ, तो ये दो सवाल बनेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, मुझे ये चीज़ बता रही थी, मेरे को याद से नहीं आ रही थी, तो जैसे याद आ गई वैसे मैंने आपको बता दिया। ऑलवेज रिमेंबर फिजिकल स्टॉक ऑन क्लोजिंग डेट और स्टॉक ऑन क्लोजिंग डेट फॉर फाइनेंशियल स्टेट। बोथ आर डिफरेंट। अब ध्यान रहेगा, ये दोनों अलग है, समझिए ना। फिजिकली होना अलग पॉइंट है, ठीक है, और फिर और फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होना अलग पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर, ये ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन तुमसे पूछ क्या रहा, ठीक है। अगर ये फिजिकली नहीं पूछता तो ये मानिए वो ये पूछना चाह रहा है हमसे। क्लियर है, क्लियर है, चलिए
आज के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।